शिवम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 10 भूगोल विषय के चैप्टर कृषि से 100 सवाल, अभी तक हमने 50 सवाल कर लिए थे। आज 51 से लेकर 100 तक अपने प्रश्न करें। तो सबसे 51वां प्रश्न है, भारत में कृषि मुख्य किस पर निर्भर करती है? तो भारत की जो कृषि है मुख्य रूप से आपके मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपकी मानसूनी बारिश। फिर उसके बाद में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? देखो, ऑप्शन है गेहूं, धान, मक्का और बाजरा। तो गेहूं, धान, मक्का और बाजरा। बाजरा की बात करें तो ये खरीफ की फसल है, मक्का भी खरीफ की फसल है, धान भी खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं है जो रबी की फसल है। उसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो फसल बारिश के दिनों में बोई जाती है। तो जो गेहूं और चना, ये आपके रबी की फसल है। तो यहाँ पर आपके धान है जो खरीफ की फसल। तो हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा धान। उसके बाद जायद की फसल, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? तो तरबूज है, खरबूज है, ककड़ियां हैं, ये जायद की फसल में आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी तरबूज है, तो जायद की फसल मानी जाएगी। उसके बाद भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी? खाद्यान्न यानी सिर्फ खाने के लिए प्रयोग होने वाली। तो धान और गेहूं, चाय और कॉफी, कपास और जूट, गन्ना और तंबाकू। देखो, गन्ना और तंबाकू खाद्यान्न फसलें नहीं है, कपास और जूट ये रेशेदार फसलें, चाय और कॉफी पेय फसलें। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धान और गेहूं। धान और गेहूं है जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। उसके बाद अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक सिंचित फसल कौन सी है? सिंचित का मतलब जो सिंचाई की जाती है और सिंचाई से होती है। तो चना, सिंचाई की जरूरत कम रहती है। ज्वार और बाजरा खरीफ की फसल है, तो इनके सिंचाई की जरूरत नहीं है, मानसून पर निर्भर रहती है। गेहूं एक ऐसी फसल है जिनको सिंचाई की अधिक जरूरत रहती है। उसके बाद कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो देखो, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। तो कपास आपकी 8 महीने में पक के तैयार होती है, यानी कि रबी और खरीफ दोनों में। ठीक है, तो इनके जो वास्तविक रूप से इनका जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पथरीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। देखो, यहाँ लेटराइट मिट्टी है चाय के लिए, मरुस्थलीय मिट्टी में गन्ना होता नहीं है, पथरीली मिट्टी में भी गन्ना होता नहीं है। तो गन्ने के लिए उपयुक्त जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि गन्ना ज्यादातर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी खादर और बांगर में अधिक होता है, जैसे यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है। उसके बाद निम्न में से कौन सी पेय फसल है सिर्फ पीने के लिए प्रयोग? चना, बाजरा, गेहूं खाद्यान्न हो गई। तो आपकी यहाँ पर चाय है जो पेय फसल है। उसके बाद भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो देखो, कर्नाटक, बिहार, पंजाब और राजस्थान। देखो, राजस्थान में कॉफी होती नहीं है। ठीक है, और पंजाब में होती नहीं, बिहार में नहीं होती है। तो यहाँ आपके ऑप्शन हो जाते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो आपकी कॉफी होती है, और कर्नाटक में ही बाबा बुदन की पहाड़ है जहाँ पर सबसे पहले कॉफी की खेती की गई। उसके बाद प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। प्राकृतिक रबड़ यानी रबड़ के पौधे, सीधा आंसर आप केरल का, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहीं है, रबड़ केरल में उत्पादित होता है। उसके बाद जूट को किस नाम से जाना जाता है? जूट को जूट को किस नाम से जाना जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। स्वर्ण रेशा है, गोल्डन फाइबर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गोल्डन फाइबर्स।
नेक्स्ट सवाल है, दलहनी फसलें मिट्टी में किस तत्व की मात्रा है? दाल वाली जो फसल बोते हैं, क्योंकि उनके जो जड़ें होती है उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं गांठों के रूप में, और वो नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपके आंसर हो जाएगा। उसके बाद कृषि के आधुनिकीकरण में किसका सबसे अधिक योगदान है? तो देखो, उन्नत बीज भी है, सिंचाई भी है, कृषि भी है और कृषि यंत्र भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों का योगदान है तब कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। फिर किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो धान, चावल है, सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कम से कम 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों होती है। नारियल होता नहीं है, अलसी और तिल होते, लेकिन सरसों सबसे ज्यादा होती है। भारत का प्रमुख मोटा अनाज, तो भारत का प्रमुख मोटा अनाज है बाजरा। के बाद फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य। फसल चक्र क्यों अपनाते हैं? फसल चक्र का मतलब है फसलों को बदल बदल के बोना, यानी एक इस खेत में लगातार एक ही फसल नहीं बोना। तो इसमें देखो ऑप्शन है आपके, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, वर्षा को बढ़ाना, तापमान बढ़ाना या उत्पादन घटाना। तो इसमें क्या है कि जमीन की उपजाऊ क्षमता बनी रहे, ये इनका आंसर हो गया आपके मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। ये मुख्य उद्देश्य है फसल चक्र अपनाने का। उसके बाद निम्न में से कौन सी नकदी फसल, नकदी फसल वो है जिसके होने से आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि पैसों के लिए या वाणिज्यिक व्यापार के लिए बोई जाती है। देखो, चना खाद्यान्न फसल है, मक्का, जोने, कपास है जो नकदी फसल है, इससे बाजार में नकद बेचा जाता है। भारत में सबसे अधिक कपास किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक कपास है आपके गुजरात में होता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ किस राज्य को हुआ? पंजाब को। हरित क्रांति का देखो, पंजाब, राजस्थान, असम और उड़ीसा है, तो पंजाब को हरित क्रांति, पंजाब और उत्तर पश्चिम यूपी, इनको अधिकांश लाभ हुआ था। फिर उर्वरकों का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्पादन बढ़ाने के लिए, तापमान बढ़ाने के लिए, वर्षा बढ़ाने के लिए, भूमि कम करने। उर्वरक से आपके उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या है? तो इनका आंसर हो जाएगा आपकी उत्पादन बढ़ाने के। उसके बाद निम्न में से कौन सी फसल तिलहन नहीं है? ऐसी फसल जिस, तिलहन फसल का मतलब है जिससे तेल निकाला। मूंगफली है, सरसों, सोयाबीन, तीनों से तेल प्राप्त होता है। गेहूं है जो आटा, अनाज। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, तो देखो भारत की अर्थव्यवस्था रोजगार भी मिलता है, कृषि में खाद्यान्न उपलब्ध होता है, उद्योगों को कच्चा माल भी मिल जाता है। तो आपके उपलब्ध सभी इनका आंसर। फिर भारत में कृषि मुख्यतः किस प्रकार की वर्षा पर निर्भर करती है? तो भारत की जो कृषि है मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। भारत की कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर, यहाँ पे आंसर हो गया मानसूनी वर्षा। फिर निम्नलिखित में कौन सी रेशेदार फसल है? अब देखो, कपास, चना, गेहूं और मक्का। चना खाद्यान्न है, गेहूं खाद्यान्न है और मक्का भी खाद्यान्न है। तो कपास है जो इनके रेशे होते हैं, तो ये आपके कपास आंसर हो गए रेशेदार फसल। उसके बाद भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में धान, दूसरी स्थान आता है गेहूं का। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बोई जाने वाली फसल है धान। खरीफ की फसल की कटाई सामान्य किस महीने में की जाती है? मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी या मई, जून। तो मई की फसल है जुलाई, जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर, अक्टूबर में काट दी जाती है। इनका आंसर हो गया आपके सितंबर, अक्टूबर। इसके बाद
रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? रबी की फसल की कटाई देखो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में उनकी कटाई होती है। तो ये आंसर हो जाएगा आपके लिए मार्च अप्रैल। फिर जायद की फसल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? जायद की फसल है, मैंने बोला ना, खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, तरकारी है, ये सारी आपकी जायद में, तो खरबूजा हो गया। बागानी फसल का उदाहरण, बागानी फसल जो उनके बाग होते हैं, जैसे चाय, चाय बाग होते हैं, झाड़ियों, गेहूं बाजरा और चना ये तो खेत होते हैं। तो एक चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, चाय की खेती के लिए देखो मरुस्थलीय जलवायु में चाय होती नहीं है, अत्यधिक ठंडी हो तो भी नहीं होती है, शुष्क और गर्म में भी नहीं होती है, क्योंकि पत्तियों को नमी चाहिए, तो गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए चाय की खेती के लिए। कॉफी की खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है? पहाड़ी इलाकों में की जाती है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहां पर। तो ऑप्शन हो गया पहाड़ी इलाका। फिर उसके बाद जूट की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी। तो आपको पता है जूट सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में बहुत सारी नदियां बहती है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। दलहनी फसलें मिट्टी के उत्तर कैसे बढ़ाती है? दलहनी फसलों में राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं इनकी जड़ों में, और इनके द्वारा नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है, उसके द्वारा आपकी मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति, तिलहन उत्पादन देखो पीली क्रांति, हरित क्रांति हो गई आपकी गेहूं और चावल से संबंधित, और श्वेत क्रांति दूध से हो गई, नीली क्रांति फिर दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति। फिर मत्स्य उत्पादन संबंधित क्रांति कौन सी है? मत्स्य उत्पादन के लिए आपके हो जाती है नीली मछली उत्पादन। फिर हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, कपास उत्पादन बढ़ाना, चाय उत्पादन बढ़ाना। इसका ऑप्शन है आपके खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। तो आपके आंसर हो जाए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल है? नकदी फसल यहाँ पर है आपकी कपास। फिर उसके बाद आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाने का मुख्य लाभ क्या है? आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाने से क्या हुआ? उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्पादन में वृद्धि। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है मसाला। 3 बार सवाल आ गया हमारे। फिर उसके बाद भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन है? भारत में सिंचाई के साधन है नलकूप और जिससे सिंचाई होती है। फिर फसल विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य, फसलों की विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन घटाना, भूमि कम करना या वर्ष किसानों की आय बढ़ाना, ये फसलों का विविधीकरण। फिर उसके बाद में भारत की प्रमुख दलहन फसल कौन सी है? भारत में प्रमुख दलहन फसल है चना। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख खरीफ की फसल, राजस्थान में सर्वाधिक होता है आपके बाजरा, बाजरे के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। धान होता नहीं यहाँ पर, जूट भी होता नहीं और चाय भी होती नहीं, तो अपना आंसर हो जाएगा बाजरा। फिर राजस्थान की प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? राजस्थान की प्रमुख रबी की फसल है गेहूं, और धान है आपकी खरीफ की फसल, कपास है खरीफ की, जूट भी है आपकी। फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता क्या है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देखो उन्नत बीज होना चाहिए, सिंचाई भी होनी चाहिए, उर्वरक भी उपयोग करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इनका आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी। लास्ट सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसने कहा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ परिवहन, व्यापार, उद्योग, कृषि है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। तो इस प्रकार साथियों हमने कुल मिला के कृषि नामक चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव सवाल निकाले हैं,
और मुझे आशा है कि आप ये लर्न करोगे और परीक्षा में अच्छे नंबर भी प्राप्त करोगे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवाल आप प्राप्त करें और हमसे जुड़े रहें। इसके लिए आपको काम करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा उनकी सूचना तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। आप उनको देखकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।